तू ही अब, तू ही तब, तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि गाना लेगा ये ज़माना, तेरा नाम लेगा ये ज़माना। We will be discussing today what is the magic of belief. We all have our own belief systems. I'm not talking about the religious beliefs or that kind of a belief. Belief in our day-to-day life. Let's see what we want to explain through an explanation about today's subject. खुद पर विश्वास होना क्यों जरूरी है? हम सभी लोग अपने लक्ष्य को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होकर एक अच्छी नौकरी का सपना लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो व्यापारी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं। ऐसे ही कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और सफलता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सभी को सफलता आसानी से नहीं मिलती। राह में कई परेशानियां और अड़चनें आती हैं, जिसके कारण उत्साह में थोड़ी उदासीनता आना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारा आत्मविश्वास ही एक जादुई पारस पत्थर की तरह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास। अक्सर एक शब्द सुनने में आता है, इच्छा शक्ति। इस इच्छा और शक्ति के बीच छुपा हुआ जो प्रकाश है वही आत्मविश्वास है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन से एग्री करेंगे? अगर डिक्शनरी का मायने देखें, व्हाट इज बिलीफ, इट सेज इट इज एन अज्यूम्ड ट्रूथ। और कुछ जगह ये भी लिखा उन्होंने, बिलीफ इज एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट्स और इज ट्रू, something exists or it is true, especially when it is made us to believe without any proof of it. हम कई बार इस belief को, क्योंकि it also makes a difference in language and also it brings in different cultures also into it. Because of the language and different cultures, sometimes we do not understand each other. We do not believe, your belief and my belief are two different things. Leave aside the religious connotation. But even otherwise, because of I speak different language and somebody sitting in Israel is speaking different language, उनका culture, हमारा फैमिली वैल्यू सिस्टम का कल्चर है, उनका इंडिविजुअल का कल्चर है, उसका भी कारण से देयर आर डिफरेंसेस इन द बिलीफ सिस्टम। डू यू एग्री? नो? आपके दिल में क्या आता है व्हेन यू टॉक अबाउट बिलीफ? As far as belief is concerned, according to me, so far as there is no contradiction arises, we believe it to be true. Right. As far as contradiction do not arises. But contradiction तो रोज आता है। मैं आपको बता दूं, मैं बिजनेस में हूँ और खासकर मीडिया बिजनेस में हर एक आदमी आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता है कि आप इसको छापो, और उसके काउंटर 10 करने वाले सामने आ जाते हैं कि नहीं उसने जो कहा वो गलत कहा। कहीं ना कहीं तो आपको किसी न किसी पर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन तो हर जगह है,
Yes, sir. If you want to achieve some goal, and if you have decided to, I have to go on that point, and whatever happening around us, without thinking about that, whatever is happening, and if always I think about that, I have to go on that target. That feeling will take us from here to that point, That belief will take you from here to there. without any environmental effect. Very good. That's very good. I think it's something which our value systems, our cultures, our religious thoughts and all, that shapes beliefs. And I think it's need not to be backed by reasonings and all. And it's very much spontaneous, okay? It's how you are built up and what inputs are infused into you. How does it count? मैं शायद आप लोग कोई भी सहमत नहीं होंगे इस बात से, बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं। मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास ये है कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म एक मुस्लिम धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है कि धर्म सार्वजनीन होता है। धर्म जो आज के युग में जिस एक्सप्लेनेशन में हम घुस चुके हैं, ये समाज, देश, विश्व पूरा घुस चुका है, ये हमारे अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने अहंकार, मेरा धर्म केवल अच्छा धर्म, दूसरे का धर्म गलत, ये भावना लगभग हर ऑर्गेनाइज्ड सो कॉल्ड रिलीजन में है। लेकिन आप जितने भी शास्त्र पढ़ लें, चाहे वेदों की पढ़ाई कर लें, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात पढ़ लें, अगर उसके मूल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा जिसकी बात हम कर रहे हैं धर्म, ये धर्म नहीं है। मेरा जो मानना है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पे कह रहा हूँ आपको कि उस समय क्या होता है कि बिलीफ इतना बन गया, ताकत वापस आ जाती। जब आदमी मंदिर में जा रहा होता है तो बड़ा बुरी तरह से ऐसे करके पता नहीं, और जब मंदिर से निकल के आता है तो हाँ कह दी तो ठीक था जैसे। चलिए, तो मैं आपको एक आज पहले भी मैं वाइस चांसलर साहब से और आपके बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था यहाँ आपके बीच में आने से पहले। एक बहुत बड़ी एक चीज़ आपने कहा कि मैं अपने धर्म की भी बात की आपने। एक ये भी विषय मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, आपको देखिए अगर पसंद आए। 1970 के दशक में वेस्ट बंगाल में एक ट्रेड यूनियनिज्म का हाइट पीक के ऊपर हुआ। आप में से अगर कुछ लोगों को ध्यान में हो तो उस समय, जिनको नहीं पता है युवाओं को, उनको मैं बता दूं कि वो समय था, उस समय वहाँ का बिजनेसमैन, वहाँ की फैक्ट्रियों में सब जगह हड़तालें होने लगी, फैक्ट्रियों को आग जला दिए गए, काफ़ी बिजनेसमैन को लूटपाट होने लगी। वो समय था जब वहाँ का बिजनेसमैन वेस्ट बंगाल से निकल के कोई मुंबई गया, कोई सूरत आए, कोई अहमदाबाद आए, कोई कहीं आए, कोई कहीं आए। लेकिन एक समूह, बिजनेस समूह ऐसा था जिसकी फैक्ट्री में कोई हड़ताल नहीं हुई, वो था बिरला समूह। वहाँ क्यों नहीं हड़ताल हुई? बिरला जी के यहाँ एक परंपरा है, जहाँ वो फैक्ट्री पहले लगाते हैं वहाँ पे वो पहले साथ में मंदिर भी पहले बनाते हैं। फैक्ट्री का उद्घाटन होने से पहले मंदिर का उद्घाटन होता है। तो उन्होंने क्या कहा
कि भाई जो तुम काम करते हो, मेरे यहाँ मजदूरी करते हो, उसके नाम की मैं तुमको तनख्वाह देता हूँ, पगार देता हूँ, उसके लिए मैं आपका मालिक। आपको मेरे पाँव भी छूने पड़ेंगे, मेरी प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो मैंने ऑल माइटी परमात्मा को आपके यहाँ बिठा दिया, उसके पास चले जाना, वो आपको दे देगा। आप देखिए, आज भी देखिए, अपने अपने जीवन में झांक के देखिए, कभी हमें समस्या ऐसी भारी आ पड़ती है जिसका हमें कोई हल नहीं मिलता। वेस्ट के लोगों से पूछोगे ना तो वो क्या कहेगा, वाई वरी फॉर समथिंग विच यू कांट फिक्स इट, डोंट वरी अबाउट इट, एंड इफ देयर इज ए प्रॉब्लम विच यू कैन फिक्स इट, देन वाई वरी। दिस इज द वेस्टर्न फिलॉसफी। लेकिन यहाँ पे आपके समस्या आ गई, आपको हल नहीं हो रहा। कई बार किसी आदमी को अपने बेटी की शादी नहीं हो रही है, पैसे की वजह से कमी है इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है, कोई बीमारी ऐसी है जो नहीं जा रही है। एकदम जब हताश हो जाते हैं तो भगवान का नाम याद करते हैं, भगवान के मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके, गिरजा में जाके प्रार्थना करते हैं, मेरा काम कर देना, 50 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और जब मंदिर से निकलते हैं, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, उस बिलीफ सिस्टम की वजह से आप बाहर निकलते हैं कि अरे मैंने भगवान से कह दिया, भगवान तो ऑल पावरफुल है, मैंने तो सुना है, मेरे बाप से सुना, दादा से सुना, सारी दुनिया से सुना, अब वो मेरी समस्या का हल कर देंगे। मेरी समस्या का हल होगा ही होगा अब तो। और इनवेरिएबली 90-95% केसेस में आपका वो काम हो भी जाता है। उसको क्या कहेंगे आप? क्यों? मेरा जो मानना है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पे कह रहा हूँ आपको कि उस समय क्या होता है कि बिलीफ इतना बन गया, ताकत वापस आ जाती। जब आदमी मंदिर में जा रहा होता है तो बड़ा बुरी तरह से ऐसे करके पता नहीं, और जब मंदिर से निकल के आता है तो हाँ कह दी तो ठीक ठीक थी जैसे। और वो पूरी ताकत से फिर वापस उस काम को करने में लग जाता है या लग जाती है और काम हो जाता है। बिलीफ में इतनी बड़ी ताकत है। मैं ये कहूँगा, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग सहमत होंगे, पर मैं आपको बताऊं कि मैं जितनी इस डीएससी शो की वजह से मुझे मेल बहुत आती है, तो जब युवाओं के मेल मैं देखता हूं, वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कैसे करेंगे, हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, मैं कैसे कामयाब हूं मुझे बताइए। तो मेरा एक जवाब होता है, प्लीज़ स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, प्लीज़ हैव फेथ इन योर सेल्फ, प्लीज़ हैव फेथ इन योर एबिलिटी टू सक्सीड। देखिए मैंने कुछ किया नहीं, इतना ही लिखा, इनवेरिएबली उनके जवाब वापिस आते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई एम नाउ हैप्पी। तो अपने अंदर के बिलीफ को जगाइए। ठीक है, विश्वास, आपका जो धर्म का विश्वास, जिंदगी का विश्वास, फैमिली सिस्टम का विश्वास, सिस्टम वो रखिए, वो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अपने अंदर विश्वास जगाना शुरू करिए, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास जगाना शुरू करिए। आपको कोई ताकत हरा नहीं सकती, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे और कामयाबी की इच्छाएं हो। ये मैं कहना चाहूँगा। आपको हल नहीं मिल रहा था तो आपका जो माइंड टेंशन में था, उसके कारण आप कोई पर्सपेक्टिव या कोई एंगल चेंज नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही आपने भगवान को बता दिया, आपका मन हल्का हुआ, टेंशन कम हुआ, आपने एक पर्सपेक्टिव चेंज किया और फिर ट्राई किया, तो आपका काम हो गया। Isn't that a form of self belief itself? Yeah, you have started believing back again in yourself. Exactly. इसको दूसरे रूप से भी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। एक आप कोई भी अगर मेडिकल प्रोफेशन के अगर कोई हो यहाँ,
मैंने यहाँ सुना, मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जहाँ हम आदिवासी एरिया में सिंगल टीचर स्कूल चलाते हैं, एकल विद्यालय करके 57,000 गाँव में हमारे स्कूल चलते हैं। तो वहाँ पे कुछ जगह समस्या है धर्मांतरण की, धर्म परिवर्तन की। काफ़ी गरीब आदिवासी एरिया में समस्याएं ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे चर्च के पादरी क्या करते हैं, कोई आदमी बीमार हुआ, वो फादर के पास गया, दवाई के पैसे नहीं हैं, तो वो उसको इंजेक्शन देते हैं और वो व्यक्ति ठीक होता है। और धीरे धीरे वो बात फैलती है गांव में, तो धर्मांतरण में शुरू होता है, लोग और भी ज़्यादा आते हैं उनके पास। लेकिन मैंने स्वयं देखा है कि वो केवल डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन देते हैं और कुछ नहीं। इसी प्रकार से किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, पर्टिकुलर तकलीफ के लिए, पेट में गैस्ट्रिक रहती है, उसकी वजह से उन्होंने 20 लोगों को इकट्ठा किया, उनको वो 20 पिल्स दिए खाने के लिए, और 20 दूसरे लोगों को उन्होंने एक्वापंक्चर का इलाज किया। ये टेस्ट करने के लिए कि पिल ज़्यादा काम करती हैं या एक्वापंक्चर ज़्यादा काम करता है। जब 10 दिन बाद रिजल्ट देखे गए, और उन्होंने पहले कहा कि देखो भाई, ये पिल जो है, इससे आपको गैस्ट्रिक ख़त्म तो होगी, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं 1, 2, 3। एक्वापंक्चर वालों को कहा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली जिन्होंने पिल ली थी, उन्होंने आकर के वैसे ही सिम्टम्स बताए कि साहब मेरे को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ, मुझे ये होने लग गया, वो हुआ। और एक्वापंक्चर वालों ने कहा नहीं, वी आर फीलिंग वेरी गुड, वी आर ओके। जबकि उसने ना तो वो पिल दी थी, उसमें भी वो किसी साधारण सी कुछ खाने की कैल्शियम की गोली दी थी, और वो उसको एक्वापंक्चर की जगह वो पिन फेक वाली थी, अंदर पंक्चर किया ही नहीं था। लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर कह रहा है, उसका बिलीफ दिमाग में घुस गया। न्यूरोसाइंस का हिसाब किताब है ये। उसको अगर आपने एक बार समझ लिया, हाँ डॉक्टर ने कहा है तो हो सकता है ऐसा होगा, वो वाकई ऐसे होने लगता है। बिलीफ सिस्टम की बड़ी पावर है। Real life start after 60. वाह। वेल, वो हो के नहीं हो, आपने मेरी लाइफ तो बना दी। मैं 60 प्लस हूँ, अब मैं बहुत खुश, मेरा विश्वास और बढ़ गया। आज मैं आपको मिलाता हूँ हमारे बीच नट्टू भाई पटेल। आई एम श्योर यू नो हिम पर्सनली वेरी वेल, बिकॉज वो भी यहाँ आपकी स्टेट से ही हैं। और इनके साथ जब ये कच्छ एरिया में थे, वहाँ पे जिस होटल में ठहरे थे, वहाँ वो पूरा होटल धराशायी हुआ, कुछ साथी उनके रह गए। उनकी व्यथा देखी तो उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका कि मोल तो कुछ नहीं पर बहुमूल्य चीज़। पटेल साहब क्या कहते हैं? बिना मूल्य अमूल्य सेवा, बिना पैसे के अमूल्य सेवा। तो इन्होंने सीनियर सिटीजन्स को पेयरिंग करना शुरू किया, उनकी शादियां कराना शुरू किया। आइए आज मिलिए नट्टू भाई पटेल। वेलकम सर। आइए देखते हैं नट्टू भाई की जर्नी के बारे में। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले ही विजेता कहलाते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना तभी लगता है जब हमदम साथ हो। उम्र के आखिरी पड़ाव में घेरने वाला अकेलापन लोगों को हिलाकर रख देता है। पहली शादी में मुझे बहुत परेशानी थी। मेरे हस्बैंड की कमाई नहीं थी और वो ड्रिंक्स लेते थे और बहुत मारपीट और वो सब बहुत था।
तो मैंने 20 साल के बाद उनसे डिवोर्स लिया। मैंने 30 साल की पहली वाइफ से शादी निभाया, उसको हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गई। VAMS के संस्थापक नट्टूभाई पटेल ने इसे समझा और इसके लिए काम भी किया। आपने साल 2002 में VAMS यानी वीना अमूल्य मूल्य सेवा नाम से एक मैरिज ब्यूरो की शुरुआत की। ये मैरिज ब्यूरो खास वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करता है। 26 जनवरी 2001 में बड़ा भूकंप आया था, ज़्यादा करके वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो जो होटल में मैं ठहरता था वो पूरा गिर गया, लेकिन मैं क्यों बच गया कि वो छुट्टी का दिन था। मुझे कुदरत ने एक प्रेरणा दी कि जिसने अपना जीवन साथी खोया है उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो 2002 से मैंने ये जो विधवा विधु डिवोर्स हैं उनके लिए मैरिज ब्यूरो शुरू कर दिया। सकारात्मक सोच और कुछ कर गुजरने के जज्बे की बदौलत नट्टूभाई पटेल आज उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं जिनके अपने या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर अपनों की वजह से जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। Very good. Give him a big hand. नट्टूभाई, आपका स्वागत है। मुझे तो आपकी सेवा की अभी आवश्यकता नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट थे, वहाँ से छोड़ के ये कुदरती ये हादसा हुआ। इसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस क्या है? इतने आज 15 वर्ष हो गए, 15 साल हो गए। 15 वर्ष થઈ गया। yes, तो अभी आप बताइए कि आपका क्या इस 15 वर्षों में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? पहले तो वो बताऊंगा कि कोई साथ में जन्म नहीं लेता, कोई साथ में मरता नहीं है, और रियल लाइफ स्टार्ट आफ्टर 60। वाह। वेल, वो हो के नहीं हो, आपने मेरी लाइफ तो बना दी। मैं 60 प्लस हूँ, अब मैं बहुत खुश, मेरा विश्वास और बढ़ गया। और 60 के बाद जब एक अकेला हो जाता, पति या पत्नी बीमार होके या तो कुछ भी वजह से चली जाती है, तब ये प्रॉब्लम शुरू होता है। आजकल बच्चे के पास टाइम नहीं है शेयर एंड केयर करने के लिए। अब वृद्धाश्रम में भी वेटिंग लिस्ट है, देखिए साहब। हाँ। तो बहू अच्छी हो, बेटा अच्छा हो, फिर भी अकेलापन कोई दूर नहीं कर सकता। स्त्री को प्यार, पुरुष को प्यार चाहिए, स्त्री को सहारा चाहिए। तो इसके लिए बुढ़ापे में भी एक साथीदार होना, हमसफर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बोलेंगे, हमारी जो बिलीफ होती है कि बुढ़ापे में शादी क्या करना है, क्या ज़रूरत है, अच्छी नहीं है, हमारी बिलीफ के अगेंस्ट में है, तो ये हम उसके सम्मत नहीं हैं। मैं एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ। कौन कहते हैं बुजुर्ग इश्क नहीं करते, कौन कहते हैं सीनियर सिटीजन इश्क नहीं करते। इश्क तो जरूर करते हैं लेकिन कोई शक नहीं करते। ठीक है? तो आप मत सोचिए कि हम बुढ़े हैं, हम 60 इयर्स के जवान हैं। बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं जवान हूँ। ठीक है? आप देखिए, सेकंड इनिंग बनाइए और देखिए चेहरे पे चमक आ जाएगी। ठीक है? आप जो बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शादी में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50, 40 साल साथ रहते रहते हाँ, रिश्तों में थोड़ी शिथिलता आ जाती है, ठंडापन आ जाता है। ठीक है। और वो आपकी बात जो घर बैठे हुए सुन रहे होंगे, यस सर, वो कहेंगे अच्छा पर ठीक है, मैं अब तलाक देऊं जो, अब दूसरी बीवी कर लूंगा। ये तो गलत आप तो मैसेज दे रहे हैं ना। दोनों साइड होगा ना सर। जो हम बात कर रहे हैं अकेले, जो अकेलापन महसूस करता है। नहीं, बहुत से लोग शादी में साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? आप बताइए, करते हैं कि नहीं करते? तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बोलते हैं, अगेंस्ट रूल्स के नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कभी हमारे पास आते कि मेरी बीबी बीमार है, तो हमको चाहिए कि भाई नहीं, इट इज अगेंस्ट रूल, हम नहीं बात करेंगे। वो स्पेयर में रख ले के नहीं है, नहीं है।
ये घर घर की कहानी है, वही तो हम बोलना चाहते हैं ना कि अंदर से सबको इच्छा होती, कोई बाहर नहीं आते, वो हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हाँ बोलिए। तो वो हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। पूरा इंडिया में हमने इंदौर, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर पूरा इंडिया में सम्मेलन किया है। अच्छा, आप पूरे इंडिया जाते हैं? पूरा इंडिया में किया सर। ये बताइए, ये जो 60 बरस बाद जो जवानी आती है, गुजरात में ज़्यादा आती है कि कानपुर में? पहले गुजरात 3 स्टेट में ज़्यादा है। फर्स्ट गुजरात, सब कुछ गुजरात से शुरू होता है। अच्छा शुरू होता है। आप जो मेरे साथ बैठे हुए देख रहे हैं ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में, आप क्या समझते हैं? नट्टू भाई की बात से सहमत हैं? ये कहते हैं गुजरात से सब कुछ शुरू होता है। तो आपके जो विचार हो मुझे लिख भेजिए। धन्यवाद। सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड कर्नाटका। हमने जो सम्मेलन किया उधर 50% रेशियो है, बाकी 10% रेशियो। मेरे पास सीनियर सिटीजन और कैंडिडेट है 8000 पूरा इंडिया में, लेकिन महीना 800-900 ही है, 10% रेशियो है। सो 8000 लोग क्यू में हैं आपके यहाँ? यस सर, यस सर। और अभी हर महीने आप 80-90 का शादी करा देते हैं? नहीं, टोटल ये बहुत स्लो है रेशियो। टोटल ये 15 साल में 122 ही शादी करवा चुके हैं ओनली। बस कुल 122? बहुत प्रॉब्लम उसमें होता है ना। अच्छा। कभी कभी बच्चे प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्शन लेते हैं कि नहीं भाई, मम्मी आएगी, उनके परिवार होंगे, बच्चा होगा तो हमारे बंटवारा होगा प्रॉपर्टी में। मेन प्रॉब्लम ये है, याद रखिए। सेकंड पॉइंट, वो स्टेबल, उनके बच्चे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। आजकल की बहू नई सांस आएगी, उसके अंदर में काम करना पड़ेगा, वो ऑफिस करके दे। पर ये बताइए, आपके पास ज़्यादा जो शादी के इच्छुक हैं, मेल ज़्यादा हैं कि फीमेल ज़्यादा? मेल ज़्यादा। मेल ज़्यादा है, क्योंकि लेडीज़ को थोड़ा हिचकिचाहट होता है, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, उनके जो बेटा बेटी की शादी होंगी। पर आपको ये नहीं लगता कि ये तो बहुत अन्याय है? फिर अन्याय है, लेकिन इसीलिए तो हम ये एडवर्टाइज करते, बार बार बोल रहे हैं कि हमका सबका राइट है, अब बाहर निकलिए। अब इसको शो को 8 करोड़ लोग देख रहे हैं। यस सर। आप उनको क्या कहेंगे? वही मैं बता रहा हूँ कि आपको जो अंदर फीलिंग है रोकिए मत। शादी करना, प्यार करना हमारा राइट है, बाहर निकलिए, अपना अपना जीवन साथी ढूंढिए। जो भी जिंदगी में 5-10 साल 15 साल बच्चे हैं, वो हंसी खुशी प्रेम से बिताने का हमारा राइट है। वेरी गुड। अगर शादी करेंगे तो आपकी आयु 5-10 साल बढ़ जाएगी। अगर घून के तो मतलब ये जिंदा रहने का भी फार्मूला है। हाँ, अगर लोनलीनेस इज ए स्लो पॉइजन। हाँ, पेपर कितना पढ़ेंगे, टीवी कितना देखेंगे, बाद में क्या। आजकल बच्चे बहु सर्विस जाते हैं तो अकेलापन महसूस, वो ढूंढ के मर जाएगा, सोचेगा। कोई एक ऐसा इंसिडेंस बताइए जहां आपने शादी करवाई हो, उसमें आपको बहुत अच्छा आनंद आया हो, मतलब यानी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। एक माँ 6 बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकती है। 3 बच्चे, 3 बेटी, सबको पढ़ाया लिखाया, शादी करवाया, लेकिन जब उसका हस्बैंड मर गया, विधवा हो गई, तो कोई रखने को तैयार नहीं थी। आपकी ये जो नौजवान पीढ़ी उनके लिए, हाँ सो कॉल, देखिए एक माँ 6 बच्चे को पाल सकती है, 6 बच्चे एक माँ को रखने को तैयार नहीं। वो रुद्राश्रम में भेजने वाले थे, मेरे पास आई उसकी सिस्टर लेके, एक बैंक ऑफिस से शादी करवाई, तो अब वो एक खुशी है। बाद में वो बहू बेटे भी आने लगे, अपने पराये हो गए, पराये अपने हुए। देखिए, तो ये संसार है। देखिए, तो आपसे मेरी राय है कि कभी आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम में मत भेजिए। आपने भगवान नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। ये डॉक्टर साहब ने भगवान की बात की, तो मैं भी आपको बताऊँ, भगवान आपके घर में ही है। नहीं, आपको जन्म दे दिया वही भगवान है, आपके जन्म देने वाली माँ भगवान। बिल्कुल ठीक। घर में नहीं, भगवान दिया। आप जो अभी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी आजकल आप जो स्टेटस है, ड्यू टू योर पेरेंट्स ओनली, याद रखिए। आपके माँ बाप ही भगवान है। नट्टू भाई, आज मजा आ गया आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। What will be your advice to large number of engineering students or management students who are leaving India and going to America and other countries for making America progress? मैं पता है इसका क्या जवाब देता हूँ। हमारे जो अमेरिकन दोस्त वगैरह मिलते हैं,
मैं उनको कहता हूँ यार तुम हमें क्या सब्सिडाइज करोगे, हम तुम्हें सब्सिडाइज करते हैं रोज़। जो अभी मैं गेस्ट जो मिलाना चाह रहा हूँ वो भी अपने आप में एक चलती फिरती मोटिवेशनल मशीन जिनको कहूँगा, हमारे बीच में है वैभव पुराणिक साहब। जन्म से आईसाइट से चैलेंज्ड हैं, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी, अपने आप पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, बिलीफ रखा, जिसकी वजह से ना कि पढ़ाई में आगे अव्वल रहे बल्कि बैंक में आज के दिन असिस्टेंट मैनेजर की सर्विस करते हैं। इन्होंने भी मुझे कोई शो देख करके लिखा था मेल में कि मैं आई वांट टू कम एंड ज्वाइन योर शो, एंड दैट्स हाउ वी हैव इनवाइटेड हिम। आई विल रिक्वेस्ट यू टू गिव हिम अ बिग हैंड टू वैभव पुराणिक। आइए वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। आज पूरा ये हॉल भरा हुआ है और लाखों करोड़ों दर्शक भी देख रहे हैं। आप इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा की बात करना चाहेंगे आप? बचपन से एक सवाल हम सुनते हैं या एक दूसरे से पूछते हैं कि इंसान सरकमस्टेंसेस को बनाता है या सरकमस्टेंसेस इंसान को बनाती है। इसका सही जवाब यह है कि ना तो इंसान सरकमस्टेंसेस बनाता है और ना सरकमस्टेंसेस इंसान को बनाती है। इसका सही जवाब तो यह है कि जो परिस्थितियां इंसान के सामने आती है उनको वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उससे परिस्थितियां और इंसान दोनों बनते जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम अगर अपनी परिस्थितियों को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें तो हम और परिस्थितियां अच्छे बनते जाएंगे, और हम अगर अपनी परिस्थितियों को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करें तो हम भी बिगड़ते जाएंगे और परिस्थितियां भी खराब होती जाएंगी। तो परिस्थिति को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है कि जिंदगी में अगर कहीं एडवर्सिटी आ जाए तो उसको चैलेंजिंग वे में लेना है और आगे बढ़ना है, उसको एक पजल की तरह सॉल्व करना है। और जिंदगी में अगर भगवान की कृपा से कभी फेवरेबल सिचुएशन बन जाए तो उसको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना है। तो जो परिस्थिति को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगा वो एक छोटा सा क्रीचर बनकर रह जाएगा, और जो परिस्थिति को पॉजिटिव वे में लेगा वो अपने फेट का क्रिएटर बन जाएगा। तो आप अगर अपने फेट के क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपके सामने कुछ लक्ष्य होना चाहिए। आप बताइए वैभव जी से क्या प्रश्न है आपके? What will be your advice to large number of engineering students or management students who are leaving India and going to America and other countries for making America progress, okay, after earning the degree from India? मैं पता है इसका क्या जवाब देता हूँ। हमारे जो अमेरिकन दोस्त वगैरह मिलते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार तुम हमें क्या सब्सिडाइज करोगे, हम तुम्हें सब्सिडाइज करते हैं रोज़। चलिए आप क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले ये दूंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हो या दूसरे किसी देश में हो, वो तो अपने आप को ढूंढने पर है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको हर जगह मिलेगी, एडवर्सिटी में भी आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। तो क्या आप एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो या फेवरेबल सिचुएशन में प्रोग्रेस करना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। तो आप इंडिया में रहकर अगर कोई काम करोगे तो आप और निखर उठोगे, क्योंकि सारी अनुकूलता जहाँ है वहाँ जाकर अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो तो अप्रिशिएटिंग है ही, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत एडवर्सिटी है, वहाँ अगर आप उसको ओवरकम करके कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है। तो एक्सेप्ट अ चैलेंज। और इसके एडिशन में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि चलिए प्रोग्रेस तो आप कहीं भी कर लेंगे, लेकिन जो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको अपने देश में मिलेगी वो दूसरे किसी भी देश में शायद आपको ना मिले, आपको यूज करके थ्रो किए जाने की बहुत ज्यादा संभावना। वेरी गुड। चलो वैभव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर। मेरा पक्का विश्वास है कि जो आप घर में बैठे हुए वैभव जी को सुना आपने, देखिए जिनको बचपन से कुछ चैलेंज थे लेकिन फिर भी
कितनी अच्छी बातें की उन्होंने, कितनी हिम्मत की, पॉजिटिव की बात की। इन्होंने 2 ही बातें की जो मुझे समझ में आई, एक तो अपना लक्ष्य रखिए, दूसरा पॉजिटिविटी से जिंदा रहिए। देखिए, मैं जो आपसे सब कुछ कहना चाहता हूँ उसमें अंतिम एक बात कहता हूँ और मैं रुकता हूँ। ये अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बना लीजिए, उस पैशन की गाड़ी को मिशन मोड पर सेट कर लीजिए, उसमें स्मार्टनेस नाम का ड्राइवर बिठा लीजिए, या फिर आप खुद ही मिस्टर स्मार्ट बन जाइए। जर्नी तो कभी अकेले होती नहीं, तो अपनी जर्नी में प्रॉपर प्लानिंग, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वैल्यू एडिशन, एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट जैसे दोस्तों को भी उस जर्नी में साथ ले लीजिए। अपनी कार में कॉन्फिडेंस का ईंधन डाल दीजिए, पॉजिटिविटी का तेल डाल दीजिए, उसमें स्पिरिचुअलिटी का इंजन बना दीजिए। उस कार को अंधेरे से गुजरने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऑप्टिमिज्म की हेडलाइट्स जला दीजिए। नेगेटिविटी की धूप और पैसिमिज्म की धूल अंदर ना आने पाए, इसलिए अलर्टनेस की ग्लासेस को ऊपर कर दीजिए। पीस ऑफ माइंड का एसी चला दीजिए और हैप्पीनेस का रेडियो स्टेशन ट्यून कर दीजिए, और फिर देखिए प्रोग्रेस की हाईवे से आपकी गाड़ी 120 की स्पीड से दौड़ते हुए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 120 के स्पीड से दौड़ते हुए सभी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए निर्धारित समय से पहले गोल नाम के स्टेशन पर पहुंच जाएगी, जहां सक्सेस नाम की देवता गुलदस्ता लेकर आपके स्वागत की बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपने मेरे जैसे छोटे से इंसान को एक छोटी सी आहुति डालने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपका भी हृदय से अभिवादन करता हूँ। बहुत अरे नहीं बाबा, नहीं, प्लीज बताइए, अगर ये शो सुभाष चंद्रा की जगह ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? सच है ये। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि दीपायन ने आज आके इतनी अच्छी बातें, वैभव ने इतनी अच्छी बातें हम सबसे की। आई एम रियली ग्रेटफुल वैभव। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो 1 घंटा हमने आपस में चर्चा की, इसके लिए कुछ आपको क्या समझ में आया, क्या आपकी सोच बनी? बिलीफ के ऊपर हमने आज बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी चीज़ें सुनी। मेरे ख्याल से 2 चीज़ें अगर हम जाने तो अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिलीफ 2 प्रकार की रहती हैं, एक जो आपको आगे लेके जा सकती है, एक जो आपको आपकी जगह पे सीमित करती है या तो आपको पीछे लेके जा सकती है। तो अगर हम समझे कि कौन सी बिलीफ अच्छी है, कौन सी बुरी है अपने लिए, तो पहले आप वो डिसाइड करें कि जो अच्छी नहीं है उनको हम छोड़ दें और जो अच्छी है वो हमें आगे लेके जाएंगे। अगर वो हम जान ले तो अपने लिए और अच्छा रहे। मुझे आज ऐसा लगा कि बिलीफ की वजह से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको खुद के ऊपर ही बिलीफ रखना है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें आज, तो मैं ये कहूँगा कि कैसे नेगेटिविटी को दूर रखें, किस प्रकार से अपने बिलीफ सिस्टम को और मजबूत करें। तो अपनी कमज़ोरियों को गिनने की बजाय अपनी सक्सेसेस को गिनना शुरू करिए। आज के बाद मैंने ये कामयाबी हासिल, उस वो अहंकार में मत बदलने दीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज का कमेंट नट्टू भाई का मुझे डराने लगा है कि सब चीज़ गुजरात से शुरू होती है। तो अहंकार नहीं आए, परंतु फिर भी अपनी काउंट योर विन्स, काउंट योर सक्सेसेस। और दूसरा, अपने आप को रिमाइंड करिए हमेशा, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे के अंदर सब कुछ है, मैं ऑल पावरफुल हूँ, मेरे अंदर जीतने की ताकत है। ये भी अपने आप को रिमाइंड करें। इसके साथ ही आज आपने शो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।